विद्यार्थियों नमस्कार। मैं इंद्र सिंह कागड़ा, इकोनॉमिक्स लेक्चरर। आज हम इस कड़ी में आगे इकोनॉमिक्स का पार्ट पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने देखा था उसमें हमने देखा कि टीयू और एमयू में क्या संबंध है, यानी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो ये अब आज हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में पढ़ेंगे जो इससे जुड़ा हुआ है, यानी टीयू से जुड़ा हुआ मान के एमयू से जुड़ा हुआ है, सीमांत उपयोगिता से जुड़ा हुआ ही है। अब हम इसके द्वारा ही जो है ना पढ़ेंगे। देखिए यहाँ ई बिंदु संतृप्त बिंदु यानी अधिकतम संतोष का बिंदु, और यहाँ टीयू में दिखाया था कि किस प्रकार से जो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है। तो ये ई बिंदु जो था वो अधिकतम संतुष्टि का बिंदु या संतृप्त बिंदु कहलाता है, यानी इसमें उपभोक्ता को अधिकतम संतोष प्राप्त होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, और ये 1854 में गोसेन नामक अर्थशास्त्री ने दिया। जेवेस ने इसे गोसेन का नियम कहा और मार्शल ने इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या की। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हम पढ़ेंगे तो उसमें यही है, नियम की व्याख्या यदि हम करें तो उसमें यही उदाहरण लेके चलेंगे कि किस प्रकार से जो है केले की यदि बात हम करें, केले की मात्रा की या कोई भी वस्तु की उपभोग की मात्रा की बात यदि करें तो उसका उपभोग यदि लगातार हम जारी रखते हैं, लगातार उत्तरोत्तर यदि किसी उपभोग की किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग जारी रखते हैं तो एक सीमा के बाद यानी एक बिंदु के बाद उसका उपभोग जो है ना लगातार घटना शुरू हो जाता है, यानी गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ देखिए, यानी इकाई यदि बात करें केले की तो पहली इकाई में हमें 10 उपयोगिता प्राप्त हुई, उसके बाद दूसरी इकाई में 8, फिर 6, फिर 4 और 5वीं इकाई में हमें जो है ना शून्य हो गई इसकी उपयोगिता। कहने का मतलब ये बिंदु यहाँ जो है ना शून्य उपयोगिता प्राप्त होगी, यानी धीरे धीरे जैसे जैसे इकाइयों का उपभोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही जो है ये गिरता चला जाएगा। कहने का मतलब उपयोगिता गिरती चली हुई जाएगी। तो ई बिंदु के बाद इसके बाद भी यदि यानी यहाँ पर शून्य हो जाएगी, 5 इकाई यदि केले की हमने उपभोग कर ली तो पहले में 16 मिली, फिर दूसरे में 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, इस प्रकार से अंत जो 5वीं इकाई है केले की 5 जो 5वां केला है उसमें शून्य जो है ना उपयोगिता प्राप्त हुई। और यदि इसके बाद भी हम जो है ना इसका उपभोग यदि जारी रखेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगी। देखिए उत्तरोत्तर गिरने के बाद में ये माइनस हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो इसका मतलब यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का मतलब यही है कि यदि संतोष के बिंदु के बाद अधिकतम संतोष जहाँ प्राप्त होता है, यानी उस बिंदु के बाद भी यदि हम उस इकाइयों का उपभोग जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से जो है ना हमें उसकी उपयोगिता जो है वो गिरती हुई यानी ऋणात्मक हो जाएगी। इसलिए इसे उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं कि कोई इकाई यदि उत्तरोत्तर इसका लगातार सतत रूप से उपभोग यदि जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से एक बिंदु के बाद जो है ना उसको एक बिंदु पे शून्य हो जाएगा और उसके बाद भी उपभोग जारी रखेंगे तो इसकी उपयोगिता जो है सीमांत उपयोगिता वो ऋणात्मक हो जाती है। इसे ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से जाना जाता है। ये नियम जो है वो इसी नियम के आधार पे हम आगे मांग का नियम भी पढ़ेंगे, समसीमांत उपयोगिता का नियम भी पढ़ेंगे। तो इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं। ये नियम कैसे लागू होता है, इसकी कुछ मान्यताएं हैं। ये माना गया है कि उपभोक्ता विवेकशील होता है, बिल्कुल विवेकशील व्यवहार करता है, एक बात तो ये। दूसरी है कि जो उपयोगिता है वो मापनीय है। गणनावाचक विश्लेषण की बात हम कर रहे हैं, अभी तो गणनावाचक विश्लेषण ही चल रहे हैं। उनका मानना है कि उपयोगिता मापनीय है और इसको हम माप सकते हैं, यानी मुद्रा में इसको मापा जा सकता है। तीसरा, मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर रहती है। और चौथा ये है कि जो हम इसमें इकाई लेंगे काम में तो वो जो है वो सतत होनी चाहिए, लगातार उत्तरोत्तर होनी, उसमें बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और एक समान इकाई होनी चाहिए। जैसे केले की सभी मात्रा समान होनी चाहिए। यदि उसमें कुछ असमान है तो ये नियम लागू नहीं होगा। सतत रूप से उसका उपभोग होना चाहिए, बिना रुकावट के एक ही समय में उसका उपभोग होना चाहिए और इकाइयाँ सारी की सारी क्या होनी चाहिए,
सम्मान होनी चाहिए, तभी ये और सतत उसका उपभोग किया जाए, तभी ये जो है ना नियम लागू होता है। और उत्तरोत्तर जो है ना इकाइयाँ ज़्यादा उपभोग करेंगे तो निश्चित रूप से एक सीमा के बाद जो है वो इसकी सीमांत उपयोगिता घटनी शुरू हो जाती है। शुरू में ज़्यादा है और जैसे जैसे उपभोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक बिंदु में शून्य है, उसके बाद ही ये ऋणात्मक हो जाती है। इसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। दूसरा, इसका क्या कारण है कि ये नियम लागू होने का कारण क्या है, तो इसमें ये कहा गया है कि वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं। कहने का मतलब यानी इसको प्रतिस्थापित नहीं किया। जैसे नमक का एक उदाहरण दें कि यदि नमक का उपभोग एक सीमा तक ही किया जा सकता है, यदि उसका उपभोग ज़्यादा बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से और ज़्यादा नमक का आमरण में नहीं ले सकते, यानी उसकी जो उपयोगिता है वो हमारे लिए नियंत्रित गिरती चली जाएगी। चाहे नमक का उदाहरण ले या केले का उदाहरण ले। तो कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को यदि उसकी अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग हम बढ़ाते चले गए तो निश्चित रूप से एक बिंदु के बाद उसकी उपयोगिता हमारे लिए क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमें बताता है। तो इसका प्रयोग हम जीवन में, सार्वजनिक वित्त में, पब्लिक फाइनेंस में भी कर सकते हैं कि भाई अमीर लोग हैं उनके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है वो कम होती है और गरीबों के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है अधिक होती है। तो कहने का मतलब अमीरों पे अधिक कर लगा दिया जाता है और उस कर का जो है ना गरीबों का कल्याण बनाने के लिए जो अमीरों पे अधिक कर लगाए उसको काम में लिया जा सकता है, उनका आर्थिक कल्याण बढ़ाया जा सकता है। तो सार्वजनिक वित्त के रूप में भी इसको हमें प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता ह्रास ये नियम रहा, बोसेन ने ये नियम दिया था 1854 में। और अब इसके आगे यानी ये जो है एक समस्या और सुलझाता है ये नियम मान का नियम इस पे आधारित है, प्रतिस्थापन जो है वस्तु का नियम भी इस पे आधारित है, समसीमांत उपयोगिता के नियम की उत्पत्ति भी इसी के आधार पर हुई है। मांग का नियम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये एडम स्मिथ की एक समस्या को सुलझाने का काम ये नियम करता है, जिसे हम हीरा पानी विरोधाभास कहते हैं। एडम स्मिथ ने ये समस्या सुलझाई। उसने ये बताया कि हीरा पानी विरोधाभास क्या है। उसने बताया कि देखिए, मैंने आपको पहले भी इससे पहले वाली वीडियो में आपको ये बताया था कि किसी भी वस्तु की कीमत सीमांत उपयोगिता के आधार पर निर्धारित की जाती है। उसकी जो सीमांत उपयोगिता होगी उस वस्तु की कीमत उसी सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है, यानी सीमांत उपयोगिता के आधार पर उस वस्तु की कीमत को आंका जाता है। और एक होती है कुल उपयोगिता, जो हमने इसमें देखा भी था कि कुल उपयोगिता, तो कहने का मतलब है कि यदि पानी की बात हम शुरू में करें तो पानी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जो है आवश्यक है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन इसकी सीमांत उपयोगिता क्या है, थोड़ी है, कम है, इसलिए इसकी कीमत भी कम है। क्योंकि जो चीज़ बहुतायत रूप में उपलब्ध होगी, जैसे 71% भाग पे जल है पृथ्वी के, तो कहने का मतलब जो चीज़ जितनी ज़्यादा बहुतायत में होगी उसकी कुल उपयोगिता तो अधिक होगी, लेकिन सीमांत उपयोगिता क्या होगी, उसकी कम होगी। और यदि सीमांत उपयोगिता कम होगी तो निश्चित रूप से उसकी कीमत जो है वो कम होगी। तो पानी की कीमत इसीलिए कम है कि उसकी कुल उपयोगिता अधिक है, लेकिन सीमांत उपयोगिता उसकी बहुत ही कम है। यानी अंतिम इकाई से, पानी की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बहुत ही कम है, इसलिए इसकी कीमत को कम रखा जाता है, यानी पानी की कीमत कम हो जाती है। उसके बाद डायमंड हीरे की बात करें तो हीरा बहुत ही अल्प मात्रा में उपलब्ध है और हीरे की बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है। अगर थोड़ी मात्रा में होगा तो उसकी कुल उपयोगिता क्या होगी, कम होगी, और सीमांत उपयोगिता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जिसकी ज्यादा सीमांत उपयोगिता होगी उसकी कीमत भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब है कि इसकी जो कुल उपयोगिता यानी हीरे की कुल उपयोगिता कम होती है क्योंकि अल्प मात्रा में पाया जाता है, और कहते हैं कि इसकी अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हीरा जो होता है ना वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और पानी की कीमत बहुत ही कम होती है। तो इसी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर ही जो है हीरा पानी विरोधाभास को सुलझाने का काम एडम स्मिथ ने किया था। धन्यवाद। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे।